हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपके अपने 10th ओनली यूट्यूब चैनल पर। तो आज बात करने वाले हैं इम्पोर्टेंट्स पीबीटी क्वेश्चंस की। और ये वीडियो नंबर 6 है। क्या है, या आप डे 6 समझ लो या आप वीडियो नंबर 6 समझ लो, ठीक है। और अगर आपने वीडियो नंबर फर्स्ट से लेकर 5th तक नहीं पढ़ी हैं या नहीं वॉच किया है उन्हें, तो प्लीज़ मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में उन वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर इन वीडियो को वॉच कर सकते हो। ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स वीडियोस होने वाली हैं। अगर आप क्लास 10th में हो या क्लास 12th में हो या किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में तैयारी कर रहे हो, जहाँ पर भी आपको जो रासायनिक शास्त्र देखने को मिल रहा है, वहाँ पर भी ये इंपॉर्टेंट्स वीडियो होने वाली हैं। क्योंकि ये एनसीईआरटी क्वेश्चंस कहा जाए, एनसीईआरटी बुक में से लाया हूँ। और एनसीईआरटी बुक मुझे पता है, एनसीईआरटी बुक्स क्लास 10, 12th और कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी इम्पोर्टेंस और अहम रोल प्ले करती है। तो ये वीडियो कहा जाए सभी के लिए इम्पोर्टेंस है जो रासायनिक शास्त्र को पढ़ना चाहते हैं। किसे? रासायनिक शास्त्र को। अगर आप इस चैनल पर नए हो तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब करो और वीडियो को स्टार्टिंग से लेकर एंड तक जरूर देखें, ठीक है। तो चलो स्टार्ट करते हैं वीडियो को। तो बताया जाता है कि जो निश्चेतक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, निश्चेतक के रूप में किसे प्रयोग किया जाता है, और जो साधारण कांच में क्या क्या होता है, और वाटर गैस किस प्रकार मिलती है। तो आइए आज बात करते हैं ये वीडियो नंबर 6 की। चलो स्टार्ट करते हैं। सबसे पहले कहा जाता है कि जो क्लोरोफॉर्म का प्रयोग, किसका? क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किसके लिए? निश्चेतक के रूप में किया जाता है। जो क्लोरोफॉर्म होता है, किसकी बात कर रहा हूँ? क्लोरोफॉर्म। तो क्लोरोफॉर्म का जो प्रयोग निश्चेतक के रूप में किया जाता है, किस में किया जाता है? निश्चेतक के रूप में क्लोरोफॉर्म का प्रयोग किया जाता है। जो साधारण कांच में सोडियम, कहा जाता है जो साधारण कांच में सोडियम, पोटासियम, कैल्शियम और लेड के सिलिकेट होते हैं। किसमें? जो साधारण कांच होता है, साधारण कांच में क्या होता है? सोडियम हो जाएगा आपका, पोटेशियम हो जाएगा और कैल्शियम और लेड के सिलिकेट होते हैं। किसके? लेड के सिलिकेट्स होते हैं। किसमें? साधारण कांच में। किसमें? साधारण कांच में। जो आपका साधारण कांच होता है उसमें क्या क्या होता है? सोडियम हो जाएगा, पोटेशियम, कैल्शियम और लेड के सिलिकेट्स होते हैं। ये इम्पोर्टेंस है। कहा जाता है कांच, जो नॉर्मल कांच होता है उसमें क्या होता है? नॉर्मल कांच आप देखते होंगे कभी कभी किसी अलमारी में आपको नॉर्मल कांच, या किसी खिड़की में नॉर्मल कांच आपको देखने को मिलेगा। जो नॉर्मल कांच क्या होता है, जिसमें जो सनरेस होती हैं वो आउट ऑफ जाती हैं, जो वन मीडियम से एनोदियर मीडियम्स में अच्छी तरह रिफ्लेक्ट कर जाएं, चली जाएं, उसे नॉर्मल कांच कहा जाता है। तो कभी कभी कुछ स्टैंडर्ड कांच, एडवांस लेवल के कांच भी आने लगे, जो क्या करते हैं, जिसमें अंदर का दिखाई नहीं देता लेकिन अंदर वाला बाहर आपको देख सकता है। तो उसमें रिफ्लेक्शंस का खेल होता है, ठीक है। लेकिन इसमें किसकी बात की जा रही है? साधारण कांच की बात की जा रही है। किसकी? एक नॉर्मल कांच की बात की जा रही है। तो नॉर्मल कांच में क्या क्या होता है? सोडियम होता है, पोटेशियम होता है, कैल्शियम और लेड के सिलिकेट्स होते हैं। और जो वाटर गैस होती है, किसकी? वाटर गैस की बात करें, अभी भी मैंने शायद नेक्स्ट वीडियो में वाटर गैस का जिक्र किया था, तो फिर से कर लेते हैं कि वाटर गैस में कार्बन मोनोऑक्साइड और तथा हाइड्रोजन्स, जो केमिकल फार्मूले होते हैं, मोनोऑक्साइड का, कार्बन मोनोऑक्साइड का CO होता है और हाइड्रोजन का H2 होता है। तो जो वाटर गैस होती है वो दोनों के मिश्रण से मिली होती है। किसके मिश्रण से मिली होती है? जो वाटर गैस होती है वो कार्बन मोनोऑक्साइड और तथा हाइड्रोजन होती है। क्या होती है? मोनोऑक्साइड और हाइड्रोजन गैस के मिश्रण से ही वाटर गैस बनती है। तो वाटर गैस किससे बनती है? कार्बन मोनोऑक्साइड से और हाइड्रोजन से, CO और प्लस H2 से बनती है, ठीक है। अब बात करेंगे हम सैकरीन। जो सैकरीन होता है, सैकरीन का रासायनिक नाम ऑर्थो और सल्फो और बेंजामाइड है। कहा जाता है जो सैकरीन का रासायनिक नाम जो होता है, सैकरीन का रासायनिक नाम की बात करेंगे तो जो सैकरीन का रासायनिक नाम ऑर्थो और सल्फो और बेंजामाइड है। ऑर्थो सल्फो बेंजामाइड्स होता है। जो सैकरीन का रासायनिक नाम क्या होता है? सैकरीन एक जो नॉर्मल शुगर होती है, जो शक्कर होती है, चीनी होती है, उससे 500-600 गुना मीठी होती है। क्या? सैकरीन।
सैकरीन कभी कभी आपने प्रयोग की होगी शायद मिल्क शेक में, जो नॉर्मली होटल में आप देखते होंगे तो वहाँ पर सैकरीन का यूज करते हैं, क्योंकि चीनी के मुकाबले कहा जाए कि चीनी की क्वांटिटी में वो ज़्यादा ही क्या होती है, ज़्यादा ही मीठी होती है। ठीक है, इसलिए सैकरीन का प्रयोग करते हैं। तो सैकरीन का जो रासायनिक नाम क्या होता है, ऑर्थो ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड होता है। ऑर्थोसल्फोबेंजामाइड होता है। इसे टॉलिन नामक पदार्थ से बनाया जाता है। और इसे किससे बनाया जाता है, इसे टॉलिन नामक पदार्थ से बनाया जाता है, जो मिठास पैदा करने वाला प्रथम क्या है, कृत्रिम पदार्थ होता है। जो मिठास पैदा करने वाला प्रथम कृत्रिम पदार्थ होता है, यह चीनी से कहा जाता है, यह चीनी से 500 से या 700 500 से 700 गुना मीठा होता है। जो चीनी से कितने गुना मीठा होता है, 500 से या 700 की 500-700 गुना क्या होता है, मीठा होता है सैकरीन। ठीक है, तो सैकरीन का रासायनिक नाम क्या होता है, आर्थोसल्फोबेंजामाइड है। और इसे टॉलिन नामक पदार्थ से बनाया जाता है। इसे किससे बनाया जाता है, इसे टॉलिन नामक पदार्थ से बनाया जाता है, जो मिठास पैदा करने वाला प्रथम क्या है, कृत्रिम पदार्थ होता है। ये सबसे पहला क्या है, एक ऐसा कृत्रिम पदार्थ होता है सैकरीन, और इसे टॉलिन नामक पदार्थ से बनाया जाता है, जो कि शक्कर के मुकाबले में, चीनी के मुकाबले में 500 से 700 गुना मीठा होता है सैकरीन। ठीक है, ये आप जरूर याद करना, ये शायद इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस हो सकता है, क्योंकि मैंने देखा है इसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी ये ऐसे प्रश्न आपसे पूछ लिए जाते हैं। जहां पर रासायनिक शास्त्र की जिक्र हो वहां पर ऐसे क्वेश्चंस आपको देखने को मिलेंगे। ठीक है, अब बात करेंगे, जो सोडियम एक ऐसी धातु होती है, सोडियम की बात करते हैं कि सोडियम एक ऐसी धातु है जो जल पर तैरती है। सोडियम क्या करती है, एक ऐसा मेटल होता है जो क्या करती है, जल पर तैरती है, जल पर क्या करती है, तैरती है। तो सोडियम एक ऐसी धातु है जो क्या करती है, जल पर तैरती है। तो कोई पूछ ले ऐसी कौन सी धातु है जो जल पर तैरती है, तो वो सोडियम है। सोडियम एक ऐसी धातु है जो जल पर तैरती है। और ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख उत्तरदायी गैस कौन सी है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। जो कार्बन डाइऑक्साइड एक ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख उत्तरदायी गैस कहा जाता है। जो ग्रीन हाउस अफेक्ट पड़ता है, तो ग्रीन हाउस अफेक्ट में जो प्रमुख उत्तरदायी गैस होती है वो कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड होती है। वो कौन सी गैस होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। तो ग्रीन हाउस प्रभाव में प्रमुख उत्तरदायी जो गैस होती है वो कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। कौन सी होती है, कार्बन डाइऑक्साइड गैस होती है। जो गंधक के अम्ल का प्रयोग मोटर कार की बैटरियों में किया जाता है। कहा जाता है जो गंधक होता है, गंधक का अम्लीय प्रयोग किसका, गंधक का जो अम्ल प्रयोग किसका, गंधक के अम्ल का प्रयोग, गंधक के अम्ल का प्रयोग मोटर कार की बैटरियों में, किसकी, मोटर कार की जो बैटरियों में किया जाता है। मोटर कार की बैटरियों में किसका प्रयोग करते हैं, गंधक एसिड का, गंधक के अम्ल का प्रयोग, गंधक अम्ल का प्रयोग किस में किया जाता है, मोटर कार की बैटरियों में करते हैं, गंधक एसिड का प्रयोग। ठीक है, और सबसे भारी धातु जो होती है वो ऑस्मियम होती है। कौन सी होती है, ऑस्मियम सबसे भारी धातु होती है, जिसका केमिकल फॉर्मूला OS होता है। तो सबसे भारी धातु कौन सी होती है, ऑस्मियम होती है। तो सबसे भारी धातु की जिक्र करें तो ऑस्मियम हो जाएगी। ठीक है, सबसे भारी धातु कौन सी हो जाएगी, ऑस्मियम हो जाएगी। और जो DDT का पूरा नाम, DDT क्वेश्चंस पूछ लिए जाते हैं, केमिकल रिएक्शंस में पूछ लिए जाते हैं, या 1 नंबर क्वेश्चंस में ये DDT का पूरा नाम आपसे कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में भी फुल फॉर्म के रूप में पूछ लिया जाएगा कि DDT का DDT का फुल फॉर्म पूछ लिया जाएगा। तो वो होता है डाइक्लोरो और डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो ईथेन है। कहा जाता है DDT का जो फुल फॉर्म होता है वो डाइक्लोरो डाइफिनाइल या ट्राइक्लोरो ईथेन होता है, ट्राइक्लोरो ईथेन होता है। यह एक कीटाणु नाशक दवा है। यह एक क्या है, यह एक कीटाणु नाशक दवा होती है। DDT जो होती है वो एक कीटाणु नाशक दवा होती है। और इसका फुल फॉर्म आपसे पूछ लिया जाए तो इसका फुल फॉर्म हो जाएगा डाइक्लोरो और डाइफिनाइल और ट्राइक्लोरो ईथेन। यह इसका फुल फॉर्म है DDT का। ये एक कीटाणु नाशक दवा है। यह एक क्या है, कीटाणु नाशक दवा है। और जो धातु की विद्युत चालकता
तापक्रम बढ़ाने पर घटती है। कहा जाता है जो धातु की विद्युत चालकता होती है वो तापक्रम बढ़ाने पर घटती है और तापक्रम कम करने पर बढ़ती है। जो विद्युत की कहा जाता है जो मेटल होता है, मेटल की जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर होता है, मेटल का जो इलेक्ट्रिक कंडक्टर की क्या कर दोगे आप, उसका टेम्परेचर बढ़ाओगे तो उसकी जो इलेक्ट्रिक कंडक्टिंग होगी वो क्या हो जाएगी, घटेगी। विद्युत चालकता उसकी घटेगी और उसका जो तापक्रम कम कर दोगे तो क्या हो जाएगा, टेम्परेचर कम करने पर धातु की विद्युत चालकता क्या हो जाएगी, बढ़ जाएगी। ये पूछ लिया जाएगा इंक्रीजिंग्स में, डिक्रीजिंग्स के ऐसे क्वेश्चंस आते हैं तो उसमें ये आपसे पूछ लिया जाता है कि धातु की विद्युत चालकता तापक्रम बढ़ाने पर वो क्या करती है, घटती है, और तापक्रम कम करने पर क्या करती है, विद्युत चालकता बढ़ती है। ये भी आपसे पूछ लिया जाएगा। अब बात करेंगे अपरूपता की कि अपरूपता क्या होता है। ठीक है, अपरूपता की बात करेंगे। अपरूपता की बात करेंगे जो तत्व, जो एलिमेंट्स एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं। कहा जाता है जो एलिमेंट्स, जो तत्व एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं उनके इन रूपों को क्या कहा जाता है, अपरूपता कहते हैं। क्या कहते हैं, अपरूपता कहते हैं। अपरूपता क्या होती है, अपरूपता की कोई आपसे पूछ लिया जाए कि अपरूपता क्या कहलाता है, अपरूपता कौन होते हैं, उनकी आपसे बात की जाए, उनकी डेफिनेशंस पूछी जाए तो आप कह देना जो एलिमेंट्स, जो तत्व एक से अधिक रूपों में प्रयोग किए जाते हैं। ऐसे तत्व, ऐसे एलिमेंट्स जो एक से अधिक रूपों में प्रयोग किए जाते हैं उनके इन रूपों को क्या कहा जाता है, अपरूपता कहा जाता है। तो अपरूपता क्या होती है, अपरूपता की बात पूछ लिया जाए कि अपरूपता किसे कहते हैं, तो वे एलिमेंट्स या ऐसे तत्व जो एक से अधिक रूपों में क्या किए जाते हैं, प्रयोग किए जाते हैं या पाए जाते हैं, उन्हें हम अपरूपता कहते हैं। अब बात करेंगे कुछ एलिमेंट्स या कुछ तत्व या अपरूपता, जैसे कि किन तत्वों का अपरूपता किस प्रकार होते हैं उनकी हम बात करते हैं। जैसे कि तत्व है आपका कार्बन। कार्बन का जो अपरूपता है वो हीरा है और ग्रेफाइट है। क्या है, डायमंड्स और ग्रेफाइट है। क्या है, डायमंड्स ग्रेफाइट से एक कार्बन तत्व से बना होता है। कार्बन का जो तत्व है इसके अपरूपता क्या क्या होते हैं, हीरा और ग्रेफाइट होता है। तो आपसे पूछा जाए कि कार्बन के अपरूपता क्या क्या होते हैं, वो हीरा ग्रेफाइट होता है। तो अपरूपता पूछ लिया जाए कि अपरूपता क्या होती है, तो वे एलिमेंट्स या वे तत्व जो एक से अधिक रूपों में पाए जाते हैं उन्हें अपरूपता कहा जाता है। ठीक है, तो कार्बन का अपरूपता हीरा और ग्रेफाइट हो जाएगा। और जो फॉस्फोरस तत्व का अपरूपता क्या हो जाएगा, फॉस्फोरस तत्व का अपरूपता हो जाएगा पीला, काला या लाल फॉस्फोरस। पीला फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस या लाल फॉस्फोरस या स्कारलेट फॉस्फोरस। ये क्या है, फॉस्फोरस के अपरूपता हैं। क्या है, फॉस्फोरस के अपरूपता पूछेगा आपसे कि फॉस्फोरस के अपरूपता क्या है। कार्बन के अपरूपता पूछ ले तो हीरा ग्रेफाइट हो जाएगा। फॉस्फोरस के अपरूपता पूछ लिए तो पीला फॉस्फोरस, काला फॉस्फोरस, लाल फॉस्फोरस या स्कारलेट फॉस्फोरस हो जाएगा। अब बात करेंगे ऑक्सीजन की कि ऑक्सीजन एक ऐसा तत्व है, इसके अपरूपता क्या क्या है। तो ऑक्सीजन के अपरूपता क्या क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन के अपरूपता क्या क्या हो जाएंगे, ऑक्सीजन हो जाएगा और ओजोन हो जाएगा। तो ऑक्सीजन तत्व के जो अपरूपता हैं, ऑक्सीजन तत्व के जो अपरूपता हैं, ऑक्सीजन तत्व के अपरूपता क्या क्या हो जाएंगे, तो ऑक्सीजन के अपरूपता हो जाएंगे ओजोन और ऑक्सीजन। तो ऑक्सीजन के अपरूपता पूछ लिया जाए कि ऑक्सीजन एलिमेंट्स, ऑक्सीजन तत्व का अपरूपता बताओ, तो इसका अपरूपता हो जाएगा ऑक्सीजन और ओजोन हो जाएगा। अब बात करेंगे सल्फर की कि सल्फर के अपरूपता क्या क्या हो जाएंगे। तो सल्फर के अपरूपता हो जाएंगे रोम्बिक, क्या, रोम्बिक और मोनोक्लाइनिक या एमारफस या कोलाइडी तथा
क्या प्लासेटिक सल्फर या प्लासेटिक सल्फाइड हो जाएंगे। ये सल्फर के अपर रूपता हैं। तो सल्फर के अपर रूपता क्या क्या है, रोम्बिक है, मोनोक्लाइनिक है, एमार्फस है और क्लाइड्री है और प्लासेटिक सल्फर है और प्लासेटिक सल्फर है। ये किसके, सल्फर के अपर रूपता हैं। किसके अपर रूपता है, सल्फर के अपर रूपता हो जाएंगे। अब बात करेंगे RDX की। किसकी बात करेंगे, RDX की बात करेंगे कि RDX क्या होता है। ठीक है, RDX बहुत इंपॉर्टेंस बन सकता है, ये मैं कह रहा हूँ कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स में पूछा जाएगा आपसे कि RDX क्या है। इसलिए आप जरूर, जो मैं वीडियो आपको पढ़ा रहा हूँ, वीडियो जो चल रही है उसे ढंग से वॉच करें, अच्छे से वॉच करें। अगर वीडियो समझ में नहीं आ रही है तो वीडियो को फिर से रिवर्स कर लें, बार बार देख लें, जब तक आपको ये समझ में नहीं आए और क्या अच्छे से आपको ये कहा जाए एक्सप्लेन करना नहीं आए, तब तक इसे आप वॉच करें। क्योंकि मैं जितने भी PBT क्वेश्चंस करवा रहा हूँ वो सारे ही कॉम्पिटिटिव एग्जाम्स, मतलब जहाँ पर रासायनिक विज्ञान की जिक्र होगी, रासायनिक शास्त्र की जिक्र होगी, वहाँ पर ये मेरे NCERT के जो PBT क्वेश्चंस देखने को जरूर मिलेंगे। तो आप बात करते हैं RDX क्या होता है। तो RDX की बात करेंगे कि RDX क्या होता है। कहा जाता है इस विस्फोटक को अमेरिका में, जो RDX होता है इस विस्फोटक को अमेरिका में साइक्लोनाइट, किसे, अमेरिका में साइक्लोनाइट और जर्मनी में हेक्सोजन तथा इटली में T4 नाम से जाना जाता है। इटली में किसके नाम से, T4 नाम से जाना जाता है। जो RDX होता है इस विस्फोटक को अमेरिका में किसके नाम से, साइक्लोनाइट को, जो RDX होता है इस विस्फोटक को अमेरिका की बात करें तो अमेरिका में साइक्लोनाइट्स के नाम से जाना जाता है और जर्मनी में हेक्सोजन के नाम से जाना जाता है और इटली में T4 नाम से जाना जाता है। किसे, RDX को जाना जाता है और जो RDX को। और इसमें जो प्लास्टिक पदार्थ होते हैं, जैसे कि आपकी पॉलीब्यूटाइन होती है, पॉलीब्यूटाइन और कहा जाए एक्रिलिक अम्ल होता है या पॉलीयूरेथेन होता है, को मिलाकर प्लास्टिक बैंडेड और एक्सप्लोसिव बनाया जाता है। प्लास्टिक बैंडेड करके एक्सप्लोसिव बनाया जाता है। यह एक प्रचंड विस्फोट है। जो RDX होता है यह एक प्रचंड विस्फोट होता है तथा इसके तापमान व आग फैलाने की गति को बढ़ाने के लिए इसमें क्या, एल्यूमिनियम चूर्ण को मिलाया जाता है। एल्यूमिनियम जो चूर्ण होता है उसे मिलाया जाता है। तो RDX ये इम्पोर्टेंट है, आपसे किसी भी कॉम्पिटिटिव एग्जाम से पूछ लिया जाएगा कि RDX को अमेरिका में क्या कहते हैं। तो आप अमेरिका, जो RDX एक विस्फोटक होता है, ये एक बात और बता दूं कि RDX क्या होता है, एक विस्फोटक होता है। क्या होता है, RDX विस्फोटक होता है। आपने किसी मूवी में देखा होगा, भाई वो इतने टैंक RDX है मेरे पास, मुझे मत मारो, ऐसे कुछ आपने पिक्चर में देखे होंगे RDX। तो RDX क्या है, एक विस्फोटक होता है। क्या होता है, एक विस्फोटक होता है जो क्या करता है, जो इंसानों को तबाह कर देगा, आतंक मचाता है, विस्फोटक होता है। इसलिए विस्फोटक क्या करता है भाई, आतंकी तो मचाता है। किसी भी चीज में, किसी भी जाति में अगर वो विस्फोटक कर रहा है तो कुछ ना कुछ आतंक मचा रहा है। इसलिए RDX एक क्या है, विस्फोटक है। तो RDX को अमेरिका में साइक्लोनाइट कहा जाता है और जर्मनी में हेक्सोजन कहा जाता है, इटली में T4 कहा जाता है। और इसमें क्या बनते हैं, इसके जो प्लास्टिक पदार्थ होते हैं, जो जैसे कि पॉलीब्यूटाइन हुआ, एक्रिलिक अम्ल हुआ, पॉलीयूरेथेन हुआ, इन सब को मिलाकर एक प्लास्टिक बैंडेड बनाते हैं जिसे एक्सप्लोसिव बनाया जाता है। प्लास्टिक बैंडेड करके इसका एक्सप्लोसिव बनाया जाता है। यह एक क्या होता है, यह एक प्रचंड विस्फोटक होता है। कौन, RDX, तथा इसके तापमान व आग फैलाने की गति को बढ़ाने के लिए और इसके टेम्परेचर को और आग की गति को बढ़ाने के लिए इसमें किसका प्रयोग करते हैं, एल्यूमिनियम के जो चूर्ण होता है एल्यूमिनियम का, उसका प्रयोग करते हैं। क्योंकि ये अच्छा टेम्परेचर कर लेगा और अच्छी अपने आप में क्या, फायर प्रोड्यूस कर लेगा। तो कहा जाए तापमान और आग को फैलाने की गति बढ़ाने के लिए इसमें एल्यूमिनियम चूर्ण का प्रयोग किया जाता है या इसमें मिलाया जाता है। अब इसके जो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग होता है, यह निशान लगाने वाली जो सिल्वर नाइट्रेट होता है,
सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। जो सिल्वर नाइट्रेट होता है, किसकी बात कर रहा हूँ, सिल्वर नाइट्रेट की। तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग निशान लगाने वाली स्याही बनाने में किया जाता है। किस में किया जाता है सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग? जो निशान लगाने वाली स्याही में स्याही को बनाने में किया जाता है। जो सिल्वर नाइट्रेट होता है ये इम्पॉर्टेंस है। जो आपकी कहा जाए, आप बोर्ड डालने जाते होंगे तो उसमें एक स्याही होती है जो आपको निशाने पर लगा देते हैं, तो आपके वो कहा जाए तो आसानी से नहीं मिटलता, क्योंकि उसमें सिल्वर नाइट्रेट होता है। क्या होता है? सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग हम निशान लगाने वाली स्याही में किया जाता है। देखो, मैं जो बात कर रहा था कि मतदान के समय जो मतदाताओं की उंगली पर इसी का निशान लगाया जाता है, ये मैं बात कर रहा था, जिक्र कर रहा था कि जो मतदान के समय जो मतदाताओं की उंगली पर लगाया जाता है, अगर आप 18+ हो तो आप वोट डालने जाओगे तो आपके क्या होगी, जब आप वोट डालोगे, मतदान करोगे, तो उस समय मतदाताओं के क्या उंगली पर एक प्रकार का निशान लगाया जाता है। जो निशान लगाने वाली स्याही होती है उसमें क्या रहता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। तो सिल्वर नाइट्रेट के कारण वो निशान क्या होता है, आसानी से नहीं मिटलता है, इसलिए हम सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग करते हैं। तो सिल्वर नाइट्रेट जो होती है, सिल्वर नाइट्रेट का प्रयोग हम कहाँ करते हैं, निशान लगाने वाली एक स्याही पे करते हैं। और जो ये देखने को, जो निशान लगाने वाली स्याही देखने का प्रयोग कहा जाए, इसे जो मतदाता होते हैं, मतदाता जो मतदान करते हैं, उस समय जो मतदाताओं की उंगली पर जो निशान लगाया जाता है वो उसमें क्या होता है, सिल्वर नाइट्रेट होता है। वो सिल्वर नाइट्रेट रहित स्याही होती है। और जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का मिश्रण क्या कहलाता है, सिलिकेट्स होता है। क्या कहलाता है, सिलिकेट्स कहलाता है। यह जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का एक मिश्रण होता है, जिसे हम क्या कहते हैं, सिलिकेट्स कहते हैं। क्या कहते हैं, सिलिकेट्स कहते हैं। तो जो कैल्शियम और मैग्नीशियम का मिश्रण होता है, इसका मिश्रण को क्या कहा जाता है, सिलिकेट्स कहा जाता है। तो आज के लिए इतना ही रहने देते हैं। ये शायद वीडियो नंबर 6 था। क्या था, वीडियो नंबर 6 था, इसलिए ये वीडियो नंबर 6 है। अगर आपने वीडियो नंबर फर्स्ट या कहा 1 से लेके 5 तक नहीं देखी है, तो मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में वीडियो की लिंक दे रखी है, आप वहाँ से जाकर इन वीडियो को वॉच कर सकते हैं। इतने भी मैं वीडियोस करा रहा हूँ, ये सारे ही पीबीटी क्वेश्चंस आपके लिए बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं। मैं अभी भी कह रहा हूँ, क्योंकि ये एनसीईआरटी में से छांट के क्वेश्चन ले आए गए हैं। कहाँ से, एनसीईआरटी से छांट कर क्वेश्चन मैं करवा रहा हूँ ये पीबीटी में, इसलिए ये बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट्स होने वाले हैं। अगर जहाँ पर रसायन शास्त्र की जिक्र होगी, वहाँ पर ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। अभी भी मैं कह रहा हूँ कि जहाँ पर रसायन शास्त्र का जिक्र होगा, वहाँ पर ये क्वेश्चंस जरूर पूछे जाएंगे। इसलिए जितने भी मैंने जो क्वेश्चंस कराए हैं, जितनी भी मैंने वीडियोस कराई हैं, वो सारी वीडियोस को आप अच्छे से कहा जाए वॉच करें। अगर आपको वीडियो समझ में नहीं आए तो आप वीडियो को पॉज करें और उन्हें दोबारा पढ़ें, तिबारा पढ़ें। जब तक आप उन्हें रट ना लें या उन्हें याद ना कर लें, तब तक उन्हें पढ़ें, क्योंकि मैं अभी भी कह रहा हूँ एनसीईआरटी के क्वेश्चन है, ये कभी भी इंपॉर्टेंट्स बन सकते हैं। ठीक है, तो आज के लिए इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में।